गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ चुके हैं। हमने उसमें बहुत सारा कुछ टर्म्स पढ़े थे। इनर्शिया पढ़ा था, फोर्स पढ़ लिया था, न्यूटन क्या होता है, डाइन क्या होता है, ये सब समझ लिया था। और हमने देखा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह काम करता है। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम मोमेंटम को समझेंगे। एक टर्म है मोमेंटम। व्हाट इज़ द मोमेंटम? द मोमेंटम इज the measure of a moving object that is the product of its mass and velocity. mass and velocity का जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं मोमेंटम, है ना। कैसे? मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और p इज इक्वल टू m इंटू v। दिस इज द मोमेंटम। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि कोई ट्रक, बहुत बड़ा भारी सामान भरा हुआ ट्रक, अगर वो कहीं खड़ा है, वो मोशन में नहीं है, तो क्या है कि उसका मास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। जब वेलोसिटी ज़ीरो है मतलब उसका मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम उसका बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। अब माना कि वो ट्रक कहीं स्लोप पर लुढ़क रहा है या धीरे धीरे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन उस ट्रक का मास ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो जो मोमेंटम होगा वो बहुत हाई होगा। अगर हम देखें छोटी सी बुलेट जो गन के अंदर से निकलती है, उसका मास बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मास और वेलोसिटी जब प्रोडक्ट के रूप में हमें मोमेंटम देती है तब हमें मोमेंटम पता चलता है, उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब देखिए, अगर हम मास को किलोग्राम से मेज़र करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से मेज़र करते हैं, तो ये जो मोमेंटम है इसकी जो यूनिट बनेगी, ये क्या बनेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है, ये ध्यान रखेंगे। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इस मोमेंटम को देखते हुए हमें सेकेंड लॉ पढ़ने में आसानी होगी। अब देखते हैं हम सेकेंड लॉ क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऐसे देखें कि माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वो यहाँ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम ये है और उसका फाइनल मोमेंटम ये है और उसको यहाँ से यहाँ जाने में t सेकेंड लगा है। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको दे रहे हैं तब, तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगता है तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है और उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। अब अगर हम यहाँ ऐसा देखें कि हमने देखा था कि जो सबसे पहले हम सेकेंड लॉ क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। न्यूटन ने हमारी सेकेंड लॉ क्या कहा है? न्यूटन ने कहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर समझ में आ जाता है, किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force, in the direction of force। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अनबैलेंस्ड फोर्स के। ये डेफिनेशन कहती है। इस डेफिनेशन से ही सेकेंड लॉ प्रूव हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए कि अगर ये अनबैलेंस फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ इसको रद्द करूँगी क्योंकि आपको बोर्ड थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम कहाँ से आया? जैसे चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी होता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट कोई हमें वैल्यू लेना होती है
कांस्टेंट एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब इसमें से हम अगर m कॉमन ले लें, है ना, इसमें से अगर हमने m कॉमन ले लिया, f इज इक्वल टू के, यहाँ m कॉमन ले लिया तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन टी। और हम जानते हैं जो हमने इस फर्स्ट लॉ से पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो हम इस वैल्यू की जगह पर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी के एम ए, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अगर इसको हम और समझने की कोशिश करें, अगर हम ऐसा माने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, मास 1 kg है, और अगर उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 1 मीटर पर सेकेंड होगा। और इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखने पर हमें क्या मिलता है, देखिए कि अगर 1 न्यूटन फोर्स है और जो हमारा k है और जो मास है वो 1 kg है और एक्सेलरेशन भी 1 है, तो टाइम कितना होगा, टाइम भी 1 होगा। तो ये k की वैल्यू कितनी हो गई, k इज इक्वल टू 1। अगर जब हम k इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि f इज इक्वल टू एम ए, या फिर दूसरी जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो ये है f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ अवर सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अच्छे से समझिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।